All right. So the chapter name is again the same, the transport in mammals, and we are starting from the heart sounds. Heart sounds ना दो तरह की होती है, एक होती है लब साउंड और एक होती है डब साउंड। देखो इसको बहुत सिंप्लीफाई करके समझना कि जब तुम्हारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, यानी कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस वक्त वहां से ब्लड जो है वो पंप आउट होता है। जब ब्लड को पंप आउट होना होता है ना, तो एवी वेल्व क्लोज हो जाती है। यानी कि एवी वेल्व, जिसकी अगर लेफ्ट साइड पे मिसाल दी जाए, दैट इज bicuspid valve, so that bicuspid valve actually closes down and the blood, while the ventricle is contracting, hits the closed bicuspid valve, और जब एक वो बंद हुई हुई bicuspid valve को हिट करेगा तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है लब साउंड। दूसरी तरफ आपका साउंड प्रोड्यूस होता है डब साउंड। डब साउंड की अगर आप बात करते हैं तो डब साउंड में हमारे पास सबसे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है कि डब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है सेमी ल्यूनर वेल्व के क्लोज होने पे। ये अपोजिट चीज है। दूसरी अपोजिट चीज ये है कि वो वेंट्रिकुलर जो लब साउंड था, वो लब साउंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे प्रोड्यूस हुआ था। जो डब साउंड है वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे प्रोड्यूस होगा। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल के ऊपर डब साउंड प्रोड्यूस होता है तो इसके अंदर आपके पास सेमी ल्यूनर वेल्व क्लोज रहती है कि कहीं ब्लड वापस से रिगर्गिटेट ना कर जाए, यानी कि रिवर्स करके ना आ जाए, उसको रोकने के लिए। तो व्हेन द सेमी ल्यूनर वेल्व क्लोजेस, द ब्लड फ्रॉम द एओर्टा मूव बैक एंड हिट्स द क्लोज सेमी ल्यूनर वेल्व एंड प्रोड्यूसेस द अदर साउंड, द सेकंड साउंड, दैट इज कॉल्ड द डब साउंड। एंड वन कंप्लीट लब एंड डब साउंड विद द गैप इन बिटवीन इज कॉल्ड वन कार्डियक साइकिल। ठीक है, when you talk about the one cardiac cycle, one heartbeat is particularly the passage of blood completely across the whole chamber of the heart. अगर एक ब्लड का पीस एक इनिशियल चैम्बर से एक आखिरी चैम्बर तक पहुंच रहा है तो उसके अंदर एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रही है। यानी कि जो ब्लड एक चैम्बर के अंदर आया उतने ही ब्लड बाहर चला गया, ये एक कार्डियक साइकिल के अंदर हो रहा है। सो इसको हम लोग एक हार्ट बीट कहते हैं। एक हार्ट बीट का टाइम जो टोटल एस्टिमेटेड है दैट इज 0.8 सेकेंड, मैंने कल बताया था। एंड देयर आर टोटल 72 बीट्स पर मिनट। अगर हमारे पास 72 बीट्स पर मिनट आ रही है, इसका मतलब ये कि 60 सेकेंड्स के अंदर वी आर हैविंग टोटल 72 टाइम्स हार्ट बीटिंग ऑफ। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है वो ये कि लेट सपोज इफ अ पर्सन इज एक्सरसाइजिंग, तो हार्ट का जो रेट है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का वो इंक्रीज हो जाता है। द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इंक्रीजेस। ठीक है, और बहुत सिंपल सी रीजन है इसका। अगर तुमसे पूछे क्यों इंक्रीज हो रहा है तो तुम बता देना भाई, बहुत सिंपल सा रीजन है। एंड द रीजन इज कि अच्छा, listen to me very carefully, guys. Let me make this thing very clear. Those students who are joining without their code or their designated their designated number, their registration number, वो प्लीज अपना registration number mention कर लो, because this is something like this कि जिसके नाम के साथ आगे उसका registration number mention नहीं है। खासतौर से कुछ लोगों का नाम यूजर है, कुछ लोगों का नाम जो है वो आईफोन है। यार प्लीज करेक्ट दिस थिंग, ट्राई टू करेक्ट दिस थिंग। आपको रीज्वाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज होगा ये कि अगर यहाँ से तुम लोगों को लाइक पर्टिकुलरली रिमूव किया गया तो फिर तुम दोबारा मीटिंग में ना अभी ज्वाइन नहीं कर पाओगे, दोबारा मीटिंग ज्वाइन करना मुश्किल होगा। ठीक है, सो जस्ट मेक दिस थिंग क्लियर कि आपका नाम प्रॉपर हो, कंप्लीट नाम हो, और उसके आगे आपने बस ब्रैकेट के अंदर जो है ना अपना कोड लिख दिया। सही है, दैट्स लाइक enough thing. The code should be there. Okay, I hope that I'm clear with this. Okay. अच्छा जी, now have a look। अब क्या हो रहा है कि जब कोई बंदा एक्सरसाइज करता है तो उसके हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बढ़ जाती है। मैं तुम्हें बता रहा था कि यार इसका एक रीजन और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। द मेजर रीजन टू दिस इज कि भाई वो जब एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, उसके मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी गेन करने के लिए उसके मसल्स जो हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन एक्वायर करेंगे ताकि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सकें। ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ज्यादा ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो आपके पास ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ज्यादा ब्लड रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अच्छा, लेट मी जस्ट रिमूव दोस किड्स हु आर नॉट स्टिल विद देयर प्रॉपर नेम।
Just give me a minute. I'm still putting you guys into the waiting room. You guys need to be like precise about this. आप लोग नाम rename नहीं कर सकते. You have to join the meeting again with the proper number. You have to take this thing seriously. Okay. अच्छा जी, तो अब देखो क्या होता है. अब इसके अंदर the major thing, एक्सरसाइज की वजह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बढ़ेगा ताकि ज्यादा एनर्जी यूज हो, और ज्यादा एनर्जी यूज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होगा. ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई के लिए आपने ज्यादा ब्लड सप्लाई देना होगा. जितना ज्यादा ब्लड सप्लाई हो रहा होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई आएगा. ठीक है. अच्छा बेटा, विद दिस तुम्हारे पास यहाँ पर एक आर्टरी का जिक्र आता है फिर. दैट आर्टरी इज प्रेजेंट राइट ओवर हियर and here, and it is branching out. ठीक है. It is branching out from where? देखो अगर छोटा सा तुम्हें discrimination पीछे नजर आ रहा है, ये branch out होती है from aorta. It is branching out from where? It is branching out from the aorta. अगर ये aorta से branch out हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये basically supply करती है oxygenated blood. किसको? It supplies oxygenated blood to the, it supplies oxygenated blood to what? To the हार्ट इटसेल्फ. देखो हार्ट में भी जो मसल्स है ना, अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो और तुम्हारी बॉडी के मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो हार्ट को भी तो अब लाइक सप्लाई ज्यादा चाहिए होगी, और ज्यादा सप्लाई करने के लिए हार्ट खुद ज्यादा पंप करेगा. क्योंकि प्रेशर मेंटेनेंस अगर एक्चुअली देखा जाए तो वो पंपिंग ऑफ हार्ट से आती है. अगर प्रेशर हार्ट मेंटेन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि भाई हार्ट के अंदर जो चैम्बर्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड पंप आउट होता है. तो अब वो जितना ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास ब्लड जो है ना वो पंप आउट होगा. एंड विद दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई तुम्हारे पास यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है टू बी डिस्कस्ड वो ये कि this will this thing will reflect back onto that ECG thing. सही है. या यूं समझ लो कि शायद ECG would be like might become a hectic thing to discuss at this particular point. तो मैं ये बोलूंगा कि यार ये आपके पास रिलेटेबल है. किस तरह से रिलेटेबल है? इस तरह से कि मुझे आज लग रहा है मैं यही बच्चों को ऐड करता रह जाऊंगा. Let me just mention this in the group. अच्छा जी, तो अब coronary artery सप्लाई कर रही है. किसको सप्लाई कर रही है? coronary artery is supplying blood to the heart itself. देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें समझाता हूँ इस बात के हवाले से कि भाई coronary artery का ना बहुत मेजर रोल है. हमारे पास तीन ब्रांचेस होती हैं, तीन मेजर ब्रांचेस होती हैं coronary artery की. तीन मेजर ब्रांचेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आती है the major thing to know is कि एक बंदे को
3 ब्रांचेस मिली हुई हैं एक हार्ट पर ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी, और उसके अंदर उसके पास है 3 चांसेस। अगर किसी का हार्ट ब्लॉक हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, तो अगर किसी का भी हार्ट ब्लॉक हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, तो उसके अंदर कोई ना कोई कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक हो रही है। हार्ट अटैक जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज एक्चुअली द इन्फार्क्शन ऑफ मसल्स ऑफ द हार्ट। तो उसके अंदर तुम्हारे पास बेसिकली कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक होती है। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊंगा यार, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमने चीजों को स्पीड अप करना है और आज थोड़ा सा स्पीड में लेके चलना है ताकि हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर पाए। इसलिए मैंने पहले ही सारी चीजें समराइज कर दी थी। विद दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो तुम्हारे पास हार्ट डिजीजेस हैं टोटल, ये आपके पास बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से डेवलप होती हैं। हार्ट डिजीज में तुम्हें एंजाइना का मतलब पता होना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी एक्चुअली कॉल द हार्ट अटैक इन मेडिकल लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड इन्फार्क्शन ऑफ द हार्ट और हार्ट फेलियर। ठीक है। फिर यहाँ पर जब आप बात करते हैं ना स्मोकिंग की, तो स्मोकिंग को 2 जगह पर रिलेट किया जाता है, एक यहाँ पर और दूसरा रिलेट किया जाता है जब हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं इन डिजीजेस एंड इम्यूनिटी। सही, वो जो नया चैप्टर हमारे पास ऐड हुआ था उसमें। तो आपके पास क्या होता है, आपके पास ब्लड प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज होगा और वॉल के ऊपर फोर्सेस बढ़ जाएंगी। बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं, एक बंदा जो स्मोकिंग करता है उसकी बॉडी में निकोटीन जाता है और उस निकोटीन की ऐसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। स्टेटमेंट्स को जोड़ते जाओ। स्मोकर के पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर की वजह से इंक्रीज होने की वजह से ज्यादा फोर्स लग रही है, ज्यादा फोर्स लग रही है किसके ऊपर, ऑन द वॉल ऑफ द वेसल्स। और जब ज्यादा फोर्स लगेगी ऑन द वॉल ऑफ द वेसल्स तो उसमें स्कारिंग हो जाएगी, जख्म बन जाएंगे आर्टरी की अंदर वाली लेयर पे, अंदर वाली लाइनिंग पे, अंदर वाले सरफेस पे जख्म बन जाएंगे। और जब उसके पास जख्म बन जाएंगे तो वो जख्म बेसिकली फिलअप करने के लिए उन उन एरियाज को जो डैमेज्ड हैं फिलअप करने के लिए यहाँ पर एक क्लॉट फॉर्म होगा। और जब यहाँ पर एक क्लॉट फॉर्म होगा तो वो क्लॉट बेसिकली क्या करेगा, वो क्लॉट या तो सरफेस को इवन कर देगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास वो क्लॉट टूट के खुद आगे बढ़ जाता है। वो जो क्लॉट है पर्टिकुलरली वो टूट के खुद आगे बढ़ जाता है और उसकी वजह से लेयर के ऊपर भी चीजें बहुत सारी डिपॉजिट रह जाती है। कुछ टुकड़ा उसका पीस एक टूट के आगे बढ़ गया, बाकी की चीजें वहीं पे डिपॉजिट रह। अब यहां पर तुम्हें 3 टर्म समझा रहा हूं मैं, सही है। जब आपके पास क्लॉटिंग होगी, सही है, और ब्लड को पहुंचने में थोड़ा सा एक डिले आएगा, सही है, और जब ब्लड वहां पे कंप्लीटली सप्लाई नहीं हो पाएगा और उसको हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन डेफिशिएंसी फेस करना पड़ेगी। देखो बेटा, क्लॉट फॉर्म हुआ, आर्टरी ब्लॉक हुई, ब्लॉकेज ब्रेक डाउन हुआ, अभी किसी दूसरी आर्टरी में, लाइक सपोज हाथ पांव की किसी आर्टरी में हो रहा था, ये किसी दूसरी आर्टरी में हो रहा था, वहां से ब्लॉकेज आपके पास जो है वो बनी थी प्रेशर्स की वजह से, ब्लड के प्रेशर्स हाई होने की वजह से वो क्लॉट वहां से टूट के आगे बढ़ गया। जहां पर वो क्लॉट जाएगा, जहां पर वो क्लॉट जाएगा फ्लो होता हुआ, कोई मसला नहीं है। कब तक मसला नहीं होगा, तब तक मसला नहीं होगा जब तक वो क्लॉट कहीं पे आके स्टक नहीं हो जाता। वो क्लॉट कहाँ पे आके स्टक होता है, वो क्लॉट जाके स्मॉल ल्यूमिन वाली आर्टरीज में स्टक हो जाएगा। स्मॉल ल्यूमिन वाली आर्टरीज क्या है, स्मॉल ल्यूमिन वाली आर्टरीज जैसे कि ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरी या जैसे कि हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी। अब तुम दोनों चीजें रिलेट कर सकते हो। अगर ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरी किसी वजह से अल्लाह ना करे ब्लॉक हो गई, तो ब्रेन को जब सप्लाई नहीं मिलेगा तो ब्रेन तो स्ट्रोक में चला जाएगा। और इसी तरह से अगर लेट सपोज वो वाली आर्टरी ब्लॉक हो गई जो कि सप्लाई कर रही थी हार्ट को, तो हार्ट के मसल्स डैमेज होंगे, और जब हार्ट के मसल्स डैमेज होंगे तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आएगा। ठीक है भाई। विद दिस हमारे पास एक पैटर्न बनता है जो हमें याद रखना है कि भाई किसी को हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने के किस में चांसेस कितने हैं। तो आपके पास जो ओल्ड एज है
उनमें ज्यादा स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। मेल्स में फीमेल के मुकाबले ज्यादा चांसेस होते हैं। स्मोकर्स में होते हैं। ओबेसिटीज इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर। जो ओबीज होते हैं उसमें होता है। डायबिटिक पेशेंट में बहुत लीस्ट है, लेकिन होता है किसी न किसी हद तक। ये 4-5 रिस्क फैक्टर्स आप याद कर लें। और फिर दूसरी चीज आती है आपके पास कॉजेज की, कि भाई ये हार्ट अटैक या ये स्ट्रोक कॉज करवाने वाली चीजों में स्मोकिंग सर फहरिस्त है, लाइक द टॉप लिस्ट, लाइक टॉप ऑन द लिस्ट। फिर स्ट्रेस आ जाता है। फिर हाई कोलेस्ट्रॉल यानी कि ओबेसिटी आ जाती है। और फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज आ जाता है। ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज इज सेम एज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बैठे रहना, पड़े रहना, काम ना करने वाला लाइफस्टाइल जो है ना। तो बेटा यहाँ पे कुछ टर्म्स में क्लियर होनी चाहिए हैं। दोज टर्म्स आर मोर ओवर लाइक कि भाई दोज टर्म्स आर लाइक, एक है एरिथोमा। एरिथोमा क्या होता है? फैट डिपॉजिटेड इन द वेसल। जब वेसल में फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो उसको एरिथोमा कहेंगे। इसी तरह से तुम्हें एक टर्म और क्लियर होनी चाहिए, वो है थ्रोम्बस। अभी देखो सिर्फ फैट डिपॉजिट होना शुरू हो रहा है तो एरिथोमा है, सही है। और जब उसकी वजह से when the vessel is blocked, बंद हो गई पूरी वेसल भी बंद हो सकती है, पूरी वेसल बंद हो गई। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बस। स्क्रीन शो नहीं हो रही, ओके। कलेश मेरे पास तो स्क्रीन शेयर हुई भी है। अच्छा, चले, ओके। दैट इज लाइक इवन डिस्ट्रैक्टिंग थिंग फॉर मी ना। अच्छा जी, अब आ जाओ जरा। स्क्रीन स्ट्रक नहीं है, स्क्रीन रोकी हुई है मूव करने से। ठीक है, वी आर स्टिल ऑन द सेम स्क्रीन। गाइस, किस किस के पास स्क्रीन स्टक हो रही है, शेयर नहीं हो रही, प्लीज मेंशन कर दो जल्दी से। ओके, दिस इज नाइस। I was actually writing something. Let me share the screen again. Is it visible now properly? Okay, ठीक है। Now can we move on with this? This is something important, मैं इसको स्लो पेस पे लेके चल रहा हूँ, फिर मुझे पेस अप करना है चीजों को, सही है। अच्छा जी, अब देखो तुम्हारे पास स्मोकिंग, स्ट्रेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी यानी कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब कॉजेस थे। उसके बाद फिर मैंने जो बताया मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ उसी को। आपके पास रिस्क फैक्टर है, आपको रिस्क फैक्टर पता होने चाहिए, कॉजेस पता होने चाहिए। दिस इज एज पर द न्यू सिलेबस, ओके। फिर आपको एज पर द न्यू सिलेबस यू नीड टू नो द टर्म एरिथोमा, यू नीड टू नो द टर्म थ्रोम्बस, ठीक है।
ये सब आर्टरी में जमा होने वाली चर्बियां, क्लॉट्स, गंदगी, ये सब है, सही है। तो अब जब ये सब आर्टरी में डिपॉजिट होता है, ये सारी चीजें कुछ भी जो कुछ भी है, ये सब आर्टरी में डिपॉजिट होते हैं, तो इनके रीजंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए दोबारा से, दीज आर द कॉजेस। अब इन कॉजेस की वजह से एरिथोमा यानी कि फैट डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे, ब्लड वेसल के अंदर। तो ब्लड वेसल कैसी हो जाती है, ब्लड वेसल हो जाती है हार्ड, ब्लड वेसल हो जाएगी इनइलास्टिक। ब्लड वेसल के अंदर वुंड्स बनेंगे, फर्दर क्लॉट्स बनेंगे, वो क्लॉट्स टूट के आगे फ्लो हो जाते हैं। जब ये एरिथोमा या ये थ्रोम्बस टूट के आगे बढ़ता है, आगे फ्लो हो जाता है, तो इसकी वजह से जो हार्डनिंग रह जाती है, जो उस आर्टरी के अंदर जो हार्डनेस रह जाती है, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। दैट इज नोन एज दिस एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, अच्छा ये टर्म इतनी ज्यादा फोकस भी नहीं, लेकिन जो टूट के आपके पास आगे जा रहा है, वो थ्रोम्बस का पीस जो टूट के आगे जा रहा है, वो थ्रोम्बस का पीस जो टूट के आगे जा रहा है, वो जहां पे जाके ऑक्लूड करेगा, वो आपके पास देखो कौन कौन सी जगह मैं बता देता हूँ। वो जाके आपके पास ऑक्लूड करता है इनटू द हार्ट। अगर वो हार्ट के पास जाके ऑक्लूड करेगा, तो दैट इज गोइंग टू कॉज हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक होने से पहले वो करवाएगा आपके पास, अल्लाह ना करे, नॉट आपके पास, जिसके पास ऑक्लूजन हो रही होगी वो वहां पे करवाएगा एंजाइना। और दूसरी तरफ जहां पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रही है और फिर वो टूट के आगे फ्लो करती है, और फिर वो फ्लो करके चली जाती है टुवर्ड्स द ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर बच्चों सिंपल सिंपल सा स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक की ऐसे पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है भाई, ये दो चीजें रिलेटेबल हो गई। दिल में गया, दिल में ऑक्लूजन करी, दिल में जाके रुकावट पैदा करी तो हार्ट अटैक, ब्रेन में जाके रुकावट पैदा करी तो स्ट्रोक। आई होप कि यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी, है ना। विद दिस व्हाट यू हैव राइट नाउ इज कि भाई इसको हम रोक सकते हैं। प्रिवेंशन पे सबसे ज्यादा सवाल आएगा। प्रिवेंशन पे क्या क्या सवाल आता है, देखो हैव अ लुक। प्रिवेंशन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन डेवलप होता है कि भाई हम इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। स्ट्रेस रिड्यूस करना, वेट लूज करना अगर ओबीज है तो, स्मोकिंग क्विट करना अगर स्मोकर है तो, एक्सरसाइज इंक्रीज करना जो भी है, डाइटरी इनटेक बैलेंस करना, है ना, डाइटरी इनटेक बैलेंस करना जरूरी है। दीज आर द पॉइंट्स जो कि आप वैसे अपने तौर से सोच के भी लिख सकते हो कि भाई एक बंदा जिसको हार्ट अटैक हो रहा है उसको ये सब करवाया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑन द हार्ट रेट, तो इसके अंदर तुम्हारे पास बात आ जाती है कि इसकी ईसीजी की हार्ट बीट जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन of the heart rate, due to which the blood is pumped into the lungs and the body, and the pulse is the pressure wave passing through the arteries as a result of heartbeat. ठीक है, heart normally beats 70 times per minute, and during this exercise the heart beats faster. जब बंदा एक्सरसाइज करता है तो उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है। मैंने रीजन आपको ऑलरेडी दे दिया था, क्योंकि उसको ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, और क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन के लिए ज्यादा ब्लड, ठीक है, और ज्यादा ब्लड सप्लाई करने के लिए हार्ट बीट बढ़ानी पड़ती है। नॉर्मल पल्स होती है, रेंज करती है समवेयर अराउंड 60 से 100 के दरमियान। लेट्स सपोज कि एक बंदा है, उसको आपने साइकिल के ऊपर बिठा दिया और उससे ईसीजी लीड्स कनेक्ट करके एक मशीन से कनेक्ट कर दिया गया। होपफुली दिस इज नॉट हाउ दिस मशीन इज गोइंग टू लुक लाइक, बट सिर्फ समझाने के लिए। तो भाई नॉर्मली साइकिलिंग स्टार्ट करने से पहले ही वाज हैविंग अ 75 बीट्स पर मिनट वाला रेट, और साइकिलिंग जैसे स्टार्ट करेगा उसका हार्ट रेट आहिस्ते आहिस्ते बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद उसका हार्ट रेट 105 110 तक भी जा सकता है। अबव 100 इज डेंजरस। ओके, अबव 100 इज डेंजरस, ये याद रखना है। ईसीजी का ग्राफ पैटर्न कल भी समझाया था, वही पहले पी वेव, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और फिर टी वेव आ गया। पी वेव का मतलब होता है एट्रियल सिस्टोली, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का मतलब है वेंट्रिकुलर सिस्टोली, और टी वेव का मतलब होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोली। यहाँ पर आपके पास अगला कंपोनेंट आता है ब्लड का। नाउ हैव वी हैव टू गो थ्रू दिस ब्लड थिंग वेरी क्विक एंड रियल क्विक। ब्लड क्या होता है? इज अ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा आपके पास तक समझ लें कि 55% टोटल ब्लड का ब्लड प्लाज्मा होता है, यानी कि अगर मैं ब्लड प्लाज्मा को रेट करूं तो ये 55% होगा, और ये कॉर्पसल्स यानी कि सेल्स और सेलुलर पार्ट
ये 45% बनाते हैं। विद दिस आपके पास जब ब्लड की बात होती है तो ब्लड प्लाज्मा में 90% वाटर है, बाकी के 10% डिसॉल्व सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। अच्छा जी, जो बाकी के 10% डिसॉल्व सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उसके अंदर आपके पास ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, मिनरल्स, आयंस और लार्जर प्रोटीन्स, और छोटे साइज के प्रोटीन्स भी, और साथ में ये लार्जर प्रोटीन्स भी होते हैं। अलोंग विद दोज यू कैन मेंशन द नेम कोलेजन, एल्ब्यूमिन, क्लॉटिंग प्रोटीन, फिब्रिनोजन और थ्रोम्बिन जैसे आ गया। एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमोनिया वगैरह आ जाएगा, और हार्मोन्स भी इसमें शामिल होते हैं। 100 बीट्स पर मिनट भी नॉर्मल है, 100 से थोड़ा बहुत ऊपर भी चली जाए नॉर्मल है, बट ये 110 120 तक पहुंचाना इज क्वाइट डेंजरस। आप इनिशियली जब एक्सरसाइज करते हैं जो कार्डियो कहलाती है, कार्डियो को कार्डियो कहते हैं इसलिए क्योंकि वो हार्ट पे स्ट्रेस डालती है, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू स्ट्रांग हो जाता है, उसके अंदर से पंपिंग ऑफ ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड पंप करना, ये सारी एडेप्टेशन आ जाती है। ठीक है, जब एक्सरसाइज एक बंदा नया नया स्टार्ट करेगा तो 150 भी हिट करता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पे रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करने से नॉर्मल हो जाता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी आप इंक्रीज तो करोगे लेकिन 105 से ऊपर नहीं। पर सेल्स आर सेल्स एंड पार्ट ऑफ सेल्स। पार्ट ऑफ सेल क्यों कह रहा हूँ एंड में बताऊंगा। कार्डियो इज डेंजरस। अगर आपको अल्लाह ना करे कोई इशू है या अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो कार्डियो स्टार्ट करने से पहले always discuss a physician about your condition. Okay, in fact हर कार्डियो की मशीन पे भी लिखा हुआ होता है that first you should consult a physician regarding this. वैसे आप लाइट मोड पे कार्डियो करते हैं वो सही है। हम लोग जैसे ब्लड सपोज जल्दी जल्दी अगर सीढ़ियां भी उतर लेना 3 से 4 दफा, वो भी हमारा कार्डियो हो गया। It's like that. चलें जी, talking about the red blood cells are small tiny disc shaped cells. इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता गाइस, न्यूक्लियस नहीं है तो इसलिए बाइकॉन्केव शेप है, दोनों तरफ से पिचके हुए होंगे सेल्स। सिंपल सी अल्फाज में ना, डिस्क शेप, बाइकॉन्केव शेप, छोटे सेल छोटे साइज के होते हैं। सबसे छोटा सेल होता है ब्लड के अंदर हमारा रेड ब्लड सेल, जो कि कंप्लीट सेल है, लेकिन अजीब सा सेल है, इसके ना न्यूक्लियस है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना कोई और सा ऑर्गेनील है, खाली साइटोप्लाज्म है। और इसने अपने सारे ऑर्गेनील खुद हटा दिए, इसलिए हटा दिए ताकि ये हीमोग्लोबिन कैरी कर सके। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एक वक्त में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है। नहीं बेटा ईमान, इट्स जस्ट सिंपली लाइक दिस कि भाई जितना हार्ट रेट होगा उतनी दफा हार्ट बीट कर रहा है। हार्ट रेट इज एक्चुअली मिमिक्रिंग और इट्स एक्चुअली टेलिंग दैट हाउ मच टाइम्स द हार्ट इज बीटिंग पर मिनट। उसी से तो कैलकुलेट करते हैं। एक रेड ब्लड सेल अपने 120 दिन का स्पेन, 4 महीने का स्पेन पूरा करता है, बोन मैरो में बनता है और स्प्लीन या लिवर में जाके टूट जाता है। व्हाइट ब्लड सेल इसके मुकाबले बहुत डिफरेंट है। व्हाइट ब्लड सेल 4 से 5 दिन 7 दिन जिंदा रहेगा। व्हाइट ब्लड सेल जो है ना वो साइज में बड़ा होता है रेड ब्लड सेल से, लाइफ स्पैन इसका छोटा है, तादाद में भी कम, क्वांटिटी में भी रेड ब्लड सेल के मुकाबले कम होता है। और अगर आप व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है फेगोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की फिर 2 टाइप होती हैं, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। ये वो लिम्फोसाइट्स है जो कि एंटीबॉडीज बना रहे हैं, दिखने में ऐसे होंगे, पहचान लो इनको, सही है, ये डायग्राम याद रखना। फेगोसाइट आपके पास मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो कि चीजें खाने का काम करते हैं, जैसे कि पैथोजन, बैक्टीरिया, शेक्टीरिया, टॉक्सिन, टॉक्सोइड, जो बॉडी में आ जाए मिल जाए इनको, ये खा जाते हैं। बेटा शॉर्ट लाइफ फातिमा, ये मर्जिंग बोथ द थिंग्स वी आर डूइंग। व्हाइट ब्लड सेल्स राइट नाउ दे हैव न्यूक्लियस, दे हैव गॉट न्यूक्लियस, बल्कि इनके पास तो बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस के, सही है, इनके पास न्यूक्लियस होता है, पहली चीज। दूसरी चीज इनका लाइफ स्पेन शॉर्ट है, और वो रेड ब्लड सेल उसका लाइफ स्पेन 120 डेज का है। यस बेटा, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका बायलोब स्ट्रक्चर है फेगोसाइट में, सही है, बायलोब ट्राइलोब स्ट्रक्चर। इसके बाद फिर आप कैसा रहता है सेल जिसका नाम है प्लेटलेट। प्लेटलेट सेल नहीं है, प्लेटलेट इज नॉट अ सेल, प्लेटलेट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ सेल, टुकड़ा है सेल का, सही है, सेल कंप्लीट सेल नहीं है।
ब्लड क्लॉटिंग के 5 स्टेप्स तुम याद कर लो। जैसे ही कहीं पे कट लगेगा वहां पे प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने का क्या मतलब है? एक्टिवेट होने का मतलब इस शेप से उठ के इस शेप में आ जाएंगे, स्पाइकी अपीयरेंस हो जाता है। और फिर जो आपके पास स्टेप 2 है इसका, उसमें क्लॉटिंग होती है। क्लॉटिंग करवाने के लिए फर्दर क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट करने पड़े, तो स्टेप 2 में क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है। बेटा इस थ्रोम्बिन की वजह से फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है। और ये फिब्रिन जो है ना, ये इंसॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। दीस फिब्रिन्स दे आर वर्किंग एज अ सीमेंटिंग मटेरियल। ये जाके प्लेटलेट्स के साथ मिलके एक एक्यूमुलेटिव वॉल बना देंगे उस जगह पे जहां पे डैमेज हुआ है। इसको क्लॉट कहते हैं। और ये क्लॉट यहाँ पे ब्लड रोकने के काम आ रहा है। एक क्लॉट और पढ़ा तुमने जो कि हार्ट अटैक करवाने के काम आ रहा है। एक क्लॉट ये जो कि वाकई में सही तरीके से काम कर रहा है एक नॉर्मल बंदे में, जो स्मोकिंग नहीं करता, जो स्ट्रेस नहीं लेता, जो ओबीज नहीं है, और जो आपके पास बाकी रिस्क फैक्टर पे भी नीचे उतर रहा है। तो उसमें नॉर्मल क्लॉटिंग होती है। और नॉर्मल क्लॉटिंग ब्लड लीक होने से, ब्लड लूज होने से, कट लग जाने पर ब्लड वेस्ट होने से बचाती है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स के अंदर आप लोगों ने पढ़नी है 3 वेसल्स। इसके अंदर एक है आर्टरी। आर्टरी वो वेसल होती है, आर्टरी कौन सी वेसल है? आर्टरी वो वेसल है जो कि ब्लड कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट। वो बता रहा था, पता नहीं कौन बताता है। ए से आर्टरी, ए से अवे फ्रॉम द हार्ट, वी से वेन, और वी का फिर मैंने मेंशन कर दिया था ऐसे खुद ही अपनी तरफ से याद करने के लिए। वी से वेन और वी से वापस चलो टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है जी। तो आर्टरी में क्या है? आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर हाई होगा, थिक वॉल होगी, मस्कुलर लेयर होती है, वेल मौजूद नहीं होती क्योंकि बैकफ्लो के चांसेस नहीं होते, स्मॉल ल्यूमेन होता है क्योंकि प्रेशर हाई रखना होता है, इन्होंने मेंटेन करना होता है प्रेशर को। इसके अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन भी होती है, यानी कि वेसल्स का जो इंटरनल डायमीटर है वो बड़ा भी हो सकता है जिसको वेजो डायलेशन कहते हैं, छोटा भी हो सकता है जिसको वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। आर्टरी में ज्यादा होता है कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। इसका ल्यूमेन रेगुलर होगा थ्रू आउट, इरेगुलर नहीं होगा क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है ये स्ट्रक्चर हमारे मसल्स के अंदर की तरफ, मसल्स के अंदर की तरफ मौजूद होने का मसला ये है कि भाई कोई कट शट लगे, कोई डैमेज वैमेज हो तो कहीं ब्लड लीक आउट ना हो जाए, कहीं ब्लड लूज ना हो जाए। और विद दिस हमारे पास यहाँ पे कैपिलरी बेड बना रहे हैं। ब्लड वेसल्स के पास 3 लेयर्स होती हैं, ये वाली ब्लड वेसल के पास, ये वाली ब्लड वेसल के पास। लेकिन ये जो कैपिलरी का ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इसके पास सिर्फ एक ही लेयर होती है, वो इंटरनल लेयर होती है, वो सिंगल एंडोथीलियम लेयर होती है। वो सिंगल लेयर इसलिए ताकि डिफ्यूजन का प्रोसेस आसानी से हो सके। और जब आप बात करते हो 3 लेयर्स की, तो आर्टरी और वेन दोनों के पास 3-3 लेयर्स पाई जाती है, जिसके अंदर सबसे एक्सटर्नल लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना कहलाती है, बीच वाली लेयर ट्यूनिका मीडिया, और बाहर अंदर की तरफ वाली जो लेयर इंटरनल लेयर जो होती है वो ट्यूनिका इंटरना कहलाती है। इनको आउटर मिडिल और इनर लेयर भी कहा जा सकता है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो आर्टरी को वेन के साथ, तो वेन के अंदर आर्टरी के मुकाबले ब्लड प्रेशर लो होता है। जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो बहुत सारी चीजें रिवर्स हो जाती हैं। कैपिलरी का काम क्या होता है? कैपिलरी का काम बताता हूँ बेटा। कैपिलरी का काम होता है चीजों को डिफ्यूज करना। कोई भी मटेरियल अगर बाहर सप्लाई करना होगा तो वो कैपिलरी से बाहर सप्लाई किया जाएगा, कोई भी मटेरियल वहां से एब्जॉर्ब करना होगा तो वो कैपिलरी से एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो सिंगल लेयर है इसलिए चीजों की ट्रांसपोर्टेशन में, मूवमेंट में हेल्प करता है। बाकी जगहों से कोई ब्लड में से कोई भी चीज बाहर या ब्लड के अंदर कोई चीज नहीं जा सकती इजीली। यहाँ पर वेन की बात करते हैं। अब वेन क्या होता है? जिसका ब्लड प्रेशर कम होता है, वेन की वॉल थिन होती है क्योंकि इतने ज्यादा प्रेशर बेयर ही नहीं करना, तो थिन वॉल से भी काम चल रहा है। इनकी जो लेयर है वो लेस मस्कुलर होती है, ना ही इनको कोई कंस्ट्रिक्शन करनी है बहुत प्रॉपरली, ना ही कोई इनको बहुत प्रॉपर डायलेशन करनी है, तो कम मसल से भी काम चल रहा है। इनके पास जो है ना, जो ब्लड है वो क्योंकि उसके प्रेशर कम होता है तो इसलिए वो बैक फ्लो मार सकता है। और बैक फ्लो से बचाने के लिए गाइस फॉलो करते जाना प्लीज, बैक फ्लो से बचाने के लिए इसके अंदर वेल मौजूद होती है। इसका ल्यूमेन लार्ज होगा लेकिन इरेगुलर होगा। इरेगुलर ल्यूमेन का मतलब ये कि ये थोड़े आड़े टेढ़े से पिचके पिचके से स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये फ्लो करते हैं मसल के अंदर से, कभी भी नहीं मसल के बाहर से जाएंगे। क्योंकि अगर मसल बंद किया तुमने या मसल मूव किया तो कैसे वेन बंद हो जाए, जो कि अक्सर हो भी जाता है कि अगर आप लेट सपोज पांवों के बल बैठ गए ज्यादा देर तक के लिए तो पांव सुन जाते। क्यों? क्योंकि उसका ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जो वेन्स गुजर रही हैं, जो आर्टरीज गुजर रही हैं, वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेन ही ब्लॉक हो, आर्टरी भी कभी ब्लॉक केज का शिकार होती है लेकिन बहुत रेयरली। और यहाँ पर आपके पास ये स्ट्रक्चर स्किन की तरफ जो नजर आ रहा है हमें वेन का गुजरता हुआ, वही स्ट्रक्चर सुपरफिशियली मौजूद है, मसल के बाहर मौजूद, स्किन के जस्ट नीचे मौजूद है। एंड दिस इज just because it's having low blood pressure. एक दफा जरा प्लीज गो थ्रू करो जल्दी से।
करना है बेटा, करना है। ट्यूनिक ही तो लगाना है और एक्सटर्नल का एल गायब कर दो। आई मीन टू से उसकी स्पेलिंग में सिर्फ इतना ही फर्क है। You guys are getting this. Come on, guys, send me a yes so that I can move on. If you're done with revising this thing. चलो यार। अच्छा यार, एक मसला पता है क्या हुआ है? आई नीड टू डिस्क्लोज दिस थिंग ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, और डोंट टेक मी रॉन्ग फॉर दिस। मैं हो गया बिल्कुल सैचुरेट ना। मैं भी इससे पहले वाली क्लास में, केमिस्ट्री क्लास में बात मेंशन कर रहा था कि यार मैं आज बहुत सैचुरेट हो गया हूँ। तो आज की क्लास ना मैं रखूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक तक, ये वाला पार्ट और करवा के हम लोग क्लास ना वाइंड अप करेंगे। और कल वाली क्लास के अंदर मैं थोड़ा सा लेट तक, देर तक लेकर जाऊंगा, सही है? ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आज बहुत सैचुरेशन हो गई यार, बहुत ज्यादा पढ़ा लिया आज, पता नहीं क्यों। तो सुबह स्कूल था, फिर उसके बाद 12 बजे से सारी कोचिंग क्लास बैक टू बैक चल रही है, कोई गैप ही नहीं आ रहा उसमें। मतलब इनफैक्ट आई हैव फॉरगॉटन कि भाई अभी 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 याद आया, मैं सोच रहा था अभी बैठ के ना कि जब तुम लोगों को पढ़ने का बोला था कि यार मैं तो सैचुरेट हो क्यों रहा हूँ, मुझे अभी याद आया कि यार खाना नहीं खाया था मैंने, मैं खाना खाना भूल गया हूँ आज। बस थोड़ी सी बर्दाश्त और करनी है मान बेटा। आप सब लोगों को आप थोड़ा सा सब्र रखना है, थोड़ी सी मेहनत है, एंड एंड का टाइम है बिल्कुल। ये सब गुजर जाएगा अच्छे से। एक वक्त आएगा जब तुम अपने ट्रांसक्रिप्ट पे ए स्टार देख रहे होगे, तो फिर तुम्हें शायद शायद याद ना रहे उस वक्त, लेकिन आई होप कि उस वक्त याद है मेरी बात की यार ये टाइम भी गुजर जाएगा। आई नो दिस इज वेरी टफ। मैं सारे फेज से बहुत मुश्किल से गुजरता था। मेरे एग्जाम्स मेरे लिए बहुत एक अजाब का बाइस होते थे बहुत पहले ना, व्हेन आई वाज एट योर लेवल। मतलब मुझे बुखार, पेट में दर्द, लूज स्टूल हो जाता था भाई बहुत। अक्सर ऐसे पेपर देने गए कि पहले ट्रिपें स्ट्रिपें लग रही हैं, फिर पेपर देने जा रहे हैं। तो आई लाइक, आई एम नॉट फीलिंग पिटी फॉर यू गाइज। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, आई एम फीलिंग पिटी फॉर यू पीपल, बट बिलीव मी, आप थोड़ा सा सब्र रखें। अल्लाह ताला जो है ना बहुत बहुत आपकी मेहनत का बदला आपको बहुत अच्छे से देगा। आप लोगों की सबकी मेहनत है, अंडरस्टैंड दिस। चलें जी। सो लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस पर्टिकुलर पार्ट में। क्या है? ये रहा हार्ट, ये रहा तुम्हारा दिल। ठीक है जी। आप सब, और आप सब लोगों के लिए दुआ है यार, इक्वली। अब इंशाल्लाह सब एक साथ डिस्टिंक्शन लेंगे। टेंशन ही ना लो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और डिस्टिंक्शन नहीं तो ए स्टार तो बस पक्का ही पक्का कर लो बेटा। अब जमीन में गाड़ दूंगा निकेत तुझे तो मैं। देखो बेटा, ये वाली साइड तुम्हारी लेफ्ट साइड है, ये वाली साइड तुम्हारी राइट साइड है। लेफ्ट साइड पे होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट साइड पे होता है, राइट साइड पे कौन सा ब्लड होता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब तुम्हारे पास लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ये रहा बिल्कुल, ये वाला पोर्शन जो इसको मैं शेड करने जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसके आगे से क्या शुरू हो रहा है? इसके आगे से ये एओर्टा शुरू हो रहा है। ये आपके पास आ गया एओर्टा मेन पूरा, सही है। एओर्टा जैसे ही नीचे जाएगा ना बेटा, तो ब्रांच आउट हो जाएगा। इन ब्रांचेस पे नहीं जाना। हमारी बॉडी में एक्चुअल ब्रांचेस, मतलब हाथों की तरफ, हेड की तरफ, नेक की तरफ जाने वाली ब्रांचेस, चेस्ट की तरफ जाने वाली ब्रांचेस जो है ना, वो इतना नीचे से नहीं स्टार्ट होंगे, वो बिल्कुल इसके निकलते ही ऊपर निकल जाती है, वो उधर सप्लाई करती है, ऐसे ब्रांचेस निकलना शुरू होते हैं। इसमें वो डायग्राम है जो इजी करके बनाई गई है तुम्हें याद करवाने के लिए। तुम्हें याद क्या करना है? तुम्हें याद करना है कि एक था अयोटा, एक था कौन? एक था अयोटा, जो कि सबसे लार्जेस्ट आर्टरी था। उसमें से निकली सब क्लेवियन आर्टरी। उसमें से क्या निकली? उसमें से निकली सब क्लेवियन आर्टरी। सब क्लेवियन आर्टरी कौन है? सब क्लेवियन आर्टरी वो है जो कि हाथों को सप्लाई करेगी, जिसकी ब्रांचेस चेस्ट को सप्लाई करेंगी, जिसकी ब्रांचेस हेड को, नेक को सप्लाई करेंगी। स्पेशली इसकी जो ब्रांच होती है जो ब्रेन को सप्लाई करती है, हेड को सप्लाई करती है, उसको कैरोटिड कहते हैं। खैर हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सब क्लेवियन। सब क्लेवियन के बाद आप नीचे थोड़ा सा उतरते हैं तो लिवर मिल जाता है। लिवर को सप्लाई करने वाली आर्टरी हेपेटिक आर्टरी है।
थोड़ा और नीचे जाएंगे तो इंटेस्टाइन मिल जाएगा, आर्टरी इंटेस्टाइन को सप्लाई करते हैं। इंटेस्टाइन के पास आर्टरी आती तो है ब्लड लेके, जाती नहीं है वेन बन के। देखो जाना यहाँ चाहिए था, रास्ते बदल लिए, उधर निकल लिए, कहाँ निकल लिए, टूवर्ड्स द लिवर। अब इसका रीजन बताऊंगा मैं तुम्हें, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जब समझाऊंगा ना, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है, ये है पूरा पार्ट। अगर मैं ये बोलता हूँ मुझे हाईलाइट करने को कहा जाए कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट हाईलाइट कर दें, तो मैं ये वाला सारा पार्ट हाईलाइट करूँ। इसमें जितनी ब्रांचेस आ रही है ना, 1 2 3 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटेस्टाइन को सप्लाई कर दिया। इंटेस्टाइन को सप्लाई करने वाली आर्टरी को नाम दिया गया मेसेंट्रिक आर्टरी। फिर थोड़ा और नीचे उतरे ही थे, उन्होंने बोला इंटेस्टाइन के पीछे किडनी भी है, गरीब है बेचारे, इनको भी ब्लड पहुंचा दो। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो एक ब्रांच इधर भी निकाल देते हैं, उन्होंने रीनल आर्टरी की ब्रांच दे दी। और मजीद नीचे पहुंचे तो लोअर एब्डोमेन और दोनों लोअर लेग्स, तो लोअर एब्डोमेन और लेग्स को सप्लाई करने वाली फेमोरल आर्टरी यहाँ से ब्रांच आउट हो गई, एंड हो गया ना मतलब यहाँ पे। अब जो कुछ ब्लड सप्लाई हुआ पांवों में वो रिटेन होगा फीमोरल वेन से। बेटा फीमोरल और इलियक दोनों आगे पीछे चलती है, इलियक पीछे हिप की साइड पे आती है, फीमोरल आगे लोअर एब्डोमेन की साइड से होती हुई जाती है, फीमर की तरफ से होती हुई जाती है। समझ रहे हो? पाँवों को इलियक और फीमोरल दोनों सप्लाई करती हैं। लाइक इलियक इज द वन जो कि आपके पास यहाँ से ब्रांच आउट हो रही है अलोंग विद द फीमोरल। मैं इलियक मेंशन करूंगा, अगर आर्टरी तो इलियक वेन मेंशन करूंगा, अगर मैं फीमोरल आर्टरी मेंशन करूंगा तो फीमोरल वेन मेंशन करूंगा, दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और दोनों अलग अलग हैं, ये भी याद रखना है। एक तुम इमेजिन करो ना, बॉडी में एक जा रही है आगे की तरफ जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ रहे हैं उनको सप्लाई करते हुए, थाई को सप्लाई कर रही है इनर थाई की तरफ, सही है, और एक हिप को सप्लाई करते हुए बैक थाई पे जा रही है, और दोनों जा नीचे ही रही है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद वहीं से कलेक्ट करके ब्लड वापस लाया जाता है। अब जब वापस लेकर आते हैं तो वापस लाने में फीमोरल वेन लगती है, फीमोरल वेन वापस एक बड़ी वेन में स्प्रेड कर देगी। इस बड़ी वेन का नाम है सुपीरियर वेना केवा, नीचे से कलेक्ट कर रहा है ना ब्लड, और ऊपर वाली का नाम है, ऊपर से अलग आ रही है यार। जाते वक्त तो ऐसा नहीं था, क्योंकि ये आ रही थी एक ही आ रही थी पल्मोनरी वेन, एक ही जा रही थी एओर्टा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे वापस आएगा, नीचे का मामला अलग ऊपर का अलग। भाई क्यों यार, प्रेशर कम है ना, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना, प्रेशर क्या है, कम है। तो रीनल वेन किडनी से कलेक्ट करेगी, हेपेटिक वेन लिवर से कलेक्ट करेगी। इंटेस्टाइन का कहाँ गया मामला? अरे भाई इंटेस्टाइन ने बोला मैंने सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब कर लिए, सो नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू चेक इफ दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूजफुल और हार्मफुल। तो ये चेकिंग पॉइंट कहाँ पर बनाया? ये चेकिंग पॉइंट बनाया गया लिवर में। तो इसलिए पहले ब्लड को सर्कुलेशन में चलाने से, यानी कि हार्ट तक पहुंचाने से पहले लिवर में पहुंचाएगा, लिवर देख लेगा ये काम का, ये रख लो, ये नुकसानदेह, ये हटा दो, तो जो लिवर कहेगा हटा दो, वो डाइजेस्टिव मैकेनिज्म के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, और यहाँ से लिवर अपना ब्लड लेके वापस जाएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, तुमने कीवर्ड्स लिखने, पोर्टल, इसको क्या कहेंगे? पोर्टल वेन। ये किस चीज की पोर्टल वेन है? ये लिवर की पोर्टल वेन है। यार आप समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा, पोर्टल वेन कौन होती है? हर आर्टरी एक ऑर्गन को सप्लाई करती है, और हर ऑर्गन अपना ब्लड वापस जो है ना वो मेन अपनी एक वेन को दे देता है। और हर आर्टरी एओर्टा से आती है, और हर वेन जो है ना वो जाती है वापस किस में? सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा में, यानी कि वेना कैवा में जा रही है। लेकिन हेपेटिक पोर्टल वेन या कहीं की भी पोर्टल हो, तो वो वापस ब्लड वेना कैवा में नहीं लेके जाएगी, बल्कि पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाना। जब आप एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाते हैं तो फिर यही ग्लिच, यही खराबी आती है। तो भाई यहां से तो ब्लड वापस पहुंच गया इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू इनटू द राइट एट्रियम, और फिर आपके पास उसी राइट एट्रियम में ब्लड रिसीव होता है सुपीरियर वेना कैवा से। सुपीरियर वेना कैवा हमने दिखाया है? नहीं, हमने दोनों को मिला के शो कर दिया, सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा। अगर मैं एक्चुअल बनाता तो ये एक्चुअली ऐसा होता, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा बना रहे ना यार।
तो इट्स मोर ओवर लाइक दिस, राइट साइड पे हार्ट ऐसा होता है, समझ रहे हो? लाइक दिस, ठीक है भाई। तो यार ये है टोटल कहानी। तो सुपिरियर इंफीरियर वेना कैवा से भी हटके अब यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन यार जब ब्लड पंप होता है ना लंग्स की तरफ, तो देखो ले जाया जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी से, और है कैसा डीऑक्सीजन ब्लड, और जब टूवर्ड्स द हार्ट आ रहा है फ्रॉम द लंग्स तो ले जाया जा रहा है वेन के थ्रू, लेकिन है कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरी और वेन की डेफिनेशन ये याद नहीं रखना कि एक ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करिए, तो याद रखना है तो ये रखना है कि भाई एक अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है, जो अवे जाए, आर्टरी अवे लेकर जाती है हार्ट से ब्लड को, और वेन वेन वापस लेके जाती है टुवर्ड्स द हार्ट। I hope that things till here are clear to all of you. And please allow me to keep the class for today till here. मैं आप लोगों की इंशाल्लाह सैटरडे को और कल भी अगर पॉसिबल हुआ तो, यानी कि कल से मतलब ये कि फ्राइडे को और सैटरडे को कुछ कुछ ड्यूरेशन बढ़ाकर क्लास लूंगा, लाइक समवेयर हाफ एन आवर इंक्रीज करूंगा क्लास ड्यूरेशन का। सो फॉर टुडे लेट्स कीप इट टिल हियर। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।